ख्याति है और आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स, जो कि नीट का एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, पर हम इसे बड़ी आसानी से कंप्लीट करेंगे। और आज इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है एनालिसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे लिविंग टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं उनको फाइंड करेंगे। तो हम वो कैसे करेंगे, पहले हमें लेना है टिश्यू। आप टिश्यू में क्या क्या ले सकते हैं, आप टिश्यू में वेजिटेबल्स ले सकते हैं या किसी एनिमल का लिवर ले सकते हैं। और अब हम इनको क्या करेंगे, अब हम इन्हें एक मोटर और पेसल के अंदर ग्राइंड करेंगे, एकदम इसकी चटनी बना देंगे। और ये चटनी हम बनाएंगे हमारे एक एसिड की प्रेजेंस में, जिस एसिड का नाम है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। क्या नाम है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला बड़ा ही क्यूट सा होता है, दैट इज Cl3CCOOH। इसके अंदर हमने एकदम इसकी स्लरी बना ली, ठीक है, एकदम पीस दिया इसको और इसके एकदम स्लरी बना लिए हमने। देखिए अब क्या होता है, इस स्लरी में कुछ तो कंपोनेंट्स ऐसे होंगे टिश्यू के जो डिसॉल्व हो गए होंगे इसके अंदर, और कुछ कंपोनेंट्स इसके अंदर अभी तक डिसॉल्व नहीं हुए हैं। तो इसकी स्लरी को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला वो पार्ट है बच्चों जो कि एसिड सॉल्युबल है, पहला पार्ट क्या है, एसिड सॉल्युबल। और दूसरा दूसरा जो मेरा पार्ट है वो है एसिड इनसॉल्युबल। ये जो हमारी स्लरी बनी है ना, इसे मैंने छाना। तो जैसे मम्मी चाय बनाती, चाय छानती है तो जो पत्तियां होती है वो छन्नी में रह जाती हैं और नीचे नीचे हमारे कप में चाय आ जाती है। तो जो चाय आ गई दैट इज एसिड सॉल्युबल, जो नहीं जो छन के ऊपर रह गई पत्तियां वो हो गया एसिड इनसॉल्युबल। अब इस एसिड इनसॉल्युबल के अंदर होते हैं बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, और वो क्या क्या होंगे, वो होंगे आपके प्रोटीन, वो होंगे आपके पॉलीसेक्राइड्स, वो होंगे न्यूक्लिक एसिड, एंड लास्टली होंगे लिपिड्स। इन सब का जो मॉलिक्यूलर वेट रहता है बच्चों वो रहेगा मोर देन 10,000 डेल्टन। देखिए इन सबका रहता है सिर्फ लिपिड्स का छोड़ के, बट स्टिल इट इज अ बायोमैक्रोमोलिक्यूल। क्यों, क्योंकि बच्चों ये जब हम जो एसिड है इसके अंदर डिसॉल्व भी नहीं होता है। जो लिपिड्स है उनका नेचर ही ऐसा है कि वो एसिड में डिसॉल्व होंगे ही नहीं, तो इसीलिए वो हमारे बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स की रेंज में आ गए हैं, ऑल्दो उनका जो वेट है वो 10,000 डेल्टन से कम है, ठीक है, फिर भी ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल है। अब ये जो कंपोनेंट्स आपको मिल गए हैं एसिड इनसॉल्युबल को, ये इनको हम फर्दर सेपरेशन टेक्निक करेंगे, प्योरिफिकेशन करेंगे, एनालिटिक टेक्निक्स यूज करेंगे, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, जिसकी वजह से हम इनको और सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन्स के बारे में और डिटेल। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ अमीनो एसिड। व्हाट इज अमीनो एसिड, पहले हमें समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं किसी बच्चे को एक हार गिफ्ट कर रही हूँ, एक नेकलेस जो कि पर्ल से बना हुआ है, तो ये जो हार है ये कहलाएगा बच्चों पॉलीमर। क्या कहलाएगा, ये पॉलीमर। पर ये किससे बना हुआ है, ये एक छोटे छोटे मोतियों से बना है, तो एक मोती क्या कहलाएगा आपका, मोनोमर, राइट। तो जो मोनोमर है वही आगे जाके क्या करते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। मोनोमर इज अ सिंगल यूनिट। व्हाट इज इट, इट इज अ सिंगल यूनिट विच गिव राइज टू पॉलीमर। मोनोमर इज अ सिंगल यूनिट। जस्ट लाइक दैट अमीनो एसिड भी एक सिंगल यूनिट है। इसके रिपीटेड एडिशन की वजह से आगे जाके क्या बनेगा, आगे जाके बनेगा प्रोटीन, ठीक है। तो जो आपका अमीनो एसिड है ये होता है एक सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्या है ये, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। व्हाट डू वी मीन बाय सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, इसका मतलब ये है कि मैंने एक मीथेन लिया, व्हाट इज मीथेन, CH4, राइट। मैंने इसमें हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, कैसे, पहले मैंने इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया और इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके लगा दिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ध्यान से देखिए यहां पे मैंने कौन सा ग्रुप लगा दिया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है।
फिर मैंने दूसरे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया और इसे भी हटा के मैंने क्या लगा दिया, अमीनो ग्रुप। ठीक है, और ये वाला जो ग्रुप है, एक हाइड्रोजन मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, फिर नीचे वाला हाइड्रोजन को मैं सब्स्टिट्यूट करके लगा देती हूँ एक आर ग्रुप। ये आर ग्रुप होता है वेरिएबल, इसे हम चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे जो साइड चेन लगी हुई है, दैट इज अ वेरिएबल ग्रुप, इसे हम चेंज कर सकते हैं। हमारे पास इन टोटल 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। कितने अमीनो एसिड्स हैं? 20 अमीनो एसिड्स। ठीक है, और वो कैसे बन रहे हैं? बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ this R group, this variable is going to change in each and every amino acid. जैसे जैसे हम R ग्रुप को चेंज करते रहेंगे, नए नए अमीनो एसिड बनते रहेंगे। अगर कोई पूछे इसका स्ट्रक्चर कैसा है, व्हाट इज अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड के पास एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक अमीनोस ग्रुप है, एक साइड चेन है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। जो साइड चेन है ये वेरिएबल है और ये हर अमीनो एसिड के अंदर डिफरेंट होती है। तो क्या है, यहाँ पे आपको जो कार्बन दिख रहा है इसे हम कहते हैं एल्फा कार्बन। क्या कहेंगे हम इसे? एल्फा कार्बन। इसके पास क्या है? एल्फा कार्बन है फंक्शनल ग्रुप, दैट इज अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप कैसा है? बेसिक इन नेचर है। अमीनो ग्रुप का नेचर कैसा है? बेसिक, दैट इज अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ओके, तो व्हाट इज अमीनो एसिड? अमीनो एसिड इज द सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, जिसके पास एक वेरिएबल है। जैसे जैसे वेरिएबल चेंज होगा अमीनो एसिड चेंज होंगे। एक कार्बोक्सिलिक है, एक अमीनो है एंड हाइड्रोजन है। इट मीन्स अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो क्या क्या होगा? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एक हाइड्रोजन होगा और एक अमीनो ग्रुप तो होगा ही, पर हमारा जो साइड चेन है वो चेंज होता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड में क्या है, जैसे जैसे मेरे पास जो एक नॉर्मल अमीनो एसिड था, मान लीजिए ये मेरे पास एक नॉर्मल अमीनो एसिड है। इस अमीनो एसिड के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो COH ग्रुप है ये एसिडिक रहता है नेचर में। कैसा है ये? एसिडिक है। ये जो ग्रुप है ये बेसिक है। मान लीजिए मैंने इसके अंदर एडिशन ऑफ COH कर दिया। मान लीजिए मेरे पास जो ये वेरिएबल था इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा COH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली एसिडिटी बढ़ जाएगी अमीनो एसिड की, जिसकी वजह से बनेगा एसिडिक अमीनो एसिड। क्या बनेगा? एसिडिक अमीनो एसिड। तो एसिडिक अमीनो एसिड क्या है? एसिडिक अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड है जिनके पास एक एडिशनल COH ग्रुप होता है, COOH ग्रुप होता है, दैट इज एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा। कहां पर? इन देयर साइड चेन, इन देयर आर ग्रुप। जिनके आर के पास एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है उन्हें हम कहेंगे एसिडिक अमीनो एसिड। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है एस्पार्टिक एसिड, ये अमीनो एसिड का नाम है, एस्पार्टिक एसिड। सेकेंड जो आपको याद रखना है दैट इज ग्लूटामिक एसिड। अब देखिए मैं आपको ग्लूटामिक का एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ, आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसे हटा देती हूँ। देखिए अगर मैं एक ग्लूटामिक का स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो कैसे बनेगा? देखिए सब कुछ तो सेम है, पहले एक कार्बन, उसके ऊपर एक हाइड्रोजन लगा है, फिर मैंने आपको बताया था एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और यहाँ पे प्रेजेंट होता है NH2 अमीनोस ग्रुप। अब मेरा आर ग्रुप डिफरेंट होगा, तो इसमें आर ग्रुप क्या है? इसमें मेरा आर ग्रुप है CH2 ट्वाइस, यहाँ पे आएगा COOH। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा COOH ये पूरा का पूरा अमीनो एसिड कैसा है? एसिडिक अमीनो एसिड है। इसका नाम क्या है? इस अमीनो एसिड का नाम है ग्लूटामिक एंड इट इज एसिडिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट है हमारे बेसिक अमीनो एसिड। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया था जिनके अंदर एक्स्ट्रा एसिटिक एसिड है वो क्या होंगे? वो तो होंगे हमारे एसिडिक अमीनो एसिड, पर जिनके पास एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप है वो कहलाएंगे बेसिक अमीनो एसिड।
कौन से होंगे बेसिक अमीनो एसिड? जिनके पास एक्स्ट्रा अमीनोस ग्रुप है। तो मैं लिख देती हूं, इनके पास क्या है? इनके पास है एडिशनल अमीनो ग्रुप। तो इसके भी हमें एग्जाम्पल याद रखने हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है लाइसीन, जिसका मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ, आपको और अच्छे समझ आएगा। अगेन एक कार्बन, उसके ऊपर हमारे पास हाइड्रोजन, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमीनो ग्रुप, and what is different? This part, the R is going to have this CH2, देख रहे हैं? इसके पास एक एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप, ये क्या है? एक बेसिक अमीनो एसिड है। ठीक है, पहला एग्जांपल मैंने आपको लिखवाई दिया है, दैट इज लाइसिन। इसके दो और एग्जांपल आपको याद रखने हैं। सेकेंड इज आर्जिनाइन, एंड थर्ड इज हिस्टिडीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रल अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड जिसके अंदर इक्वल होंगे, कौन सा? इक्वल कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे और इक्वल ही अमीन ग्रुप होंगे। जिनके अंदर दोनों ही ग्रुप्स बराबर होंगे, ना तो उनके ऊपर एसिडिक चार्ज होगा, ना उनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके एग्जाम्पल है ग्लाइसिन, एलेनाइन, और थर्ड एग्जाम्पल है इसका वेलीन। इन तीनों के स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इनके तीनों के स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ जल्दी से। देखिए, पहला अगेन कार्बन सेम होगा, एक हाइड्रोजन होगा, एक NH2 ग्रुप होगा, और एक होगा कार्बोक्सिल। क्या डिफर है? एक हमारे पास अगर हाइड्रोजन लग जाए आर की जगह, तो ये बन जाएगा ग्लाइसिन। क्या कहलाएगा ये? ग्लाइसिन। दूसरा है अगेन कार्बन, वी हैव NH2 ओवर हियर, यहाँ पे है कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजन, एंड हियर वी हैव वन मिथाइल ग्रुप CH3। तो ये बन गया हमारा एलेनाइन। नेक्स्ट है अगेन सेम थिंग, एक कार्बन होगा, उसके ऊपर एक हाइड्रोजन होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, और एक होगा हमारा NH2 ग्रुप, और ये यहाँ पे हमारे होगा, यहाँ पे R ग्रुप की जगह होगा CH2OH, एंड दिस इज सीरीन। ये तीनों स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दे रखे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है ग्लाइसिन, जिसमें आर ग्रुप की जगह क्या दे रखा है? आर ग्रुप की जगह में दे रखा है हाइड्रोजन। दूसरा है एलेनिन, जिसमें आर ग्रुप की जगह क्या दे रखा है? मिथाइल। एंड थर्ड है हमारा सीरीन, जिसमें आर ग्रुप की जगह दे रखा है एल्कोहल। ठीक है, CH2OH। नेक्स्ट है सल्फर अमीनो एसिड्स। ये वो अमीनो एसिड्स हैं जिनके पास है सल्फर। इनके पास क्या है? इनके पास सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है, सो दे हैव सल्फर। इसके दो ही एग्जाम्पल हैं और आपको याद रखने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका सिस्टीन, और दूसरा एग्जाम्पल है इसका मिथ्यूनिन। ठीक है, पहला है सिस्टीन और दूसरा है मिथ्यूनिन। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड, ऐसे जिनके पास OH ग्रुप है, जिनके पास एक एडिशनल OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इनको कहेंगे हम हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं सीरीन और थ्रियोनिन।
serine and threonine। अच्छा देखिए, सीरीन तो मैंने बना भी रखा है, इसमें आप देख ही पा रहे होंगे ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये एक एग्जाम्पल है हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड का, और दूसरा एग्जाम्पल है थ्रियोनाइन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एरोमेटिक अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड जिनमें से खुशबुएं आएंगी। ठीक है, एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं? जिनके पास एडिशनल रिंग होती है आर ग्रुप में। क्या होता है इनके पास? इनके पास होती है एडिशनल रिंग इन आर ग्रुप। इसके भी आपको एग्जाम्पल याद रखना है, स्ट्रक्चर याद करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला एग्जाम्पल है टायरोसिन। पहला एग्जाम्पल क्या है? टायरोसिन। सेकेंड एग्जाम्पल आपको याद रखना है ट्रिप्टोफान। और थर्ड एग्जाम्पल आपको याद रखना है फिनाइल एनिलाइन। फिर आते हैं हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। ये वो अमीनो एसिड है जिनमें रिंग तो प्रेजेंट होगी पर उसमें डिफरेंट एटम्स होंगे। ठीक है, तो इनके एग्जाम लिखेंगे रिंग विथ डिफरेंट एटम। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं प्रोलीन, और लिख सकते हैं हाइड्रोक्सी प्रोलिन। नेक्स्ट है ज्विटर आयंस। ज्विटर आयंस क्या है? देखिए, जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, ये एक आयनाइजेबल कंपाउंड्स हैं। तो जो अमीनो एसिड्स आर आयनाइजेबल इन सॉल्यूशंस। कैसे? देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक अमीनो एसिड है, दैट इज आर, देन कार्बन, वी हैव हाइड्रोजन, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे फिर से आगे अमीन ग्रुप। ठीक है, ये तीन तरीके से चार्ज होंगे। देखते हैं हम। पहला, दिस इज कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड, आर ग्रुप, हाइड्रोजन, और यहां पे है मेरा पॉजिटिव चार्ज। तो आप पहला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें इस पे पॉजिटिव चार्ज है। सेकेंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्बन, इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज है। ये मेरा अमीनो ग्रुप है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जो हम सेकेंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें दोनों चार्जेस है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब मेरा थर्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें अगेन कार्बन, उसके ऊपर एक आर ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड पे एक नेगेटिव चार्ज, अमीनो ग्रुप, एंड दिस इज हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही नेगेटिव चार्ज है। तो पहला जो मैंने व्हाइट से लिखा है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, सेकेंड इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, बोथ आर प्रेजेंट ऑन इट, और थर्ड वाले पे एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ज्विटर आयन वो स्टेज है जहां पर दोनों के दोनों पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ज्विटर आयन क्या है? ये वो कंपाउंड है जिसमें दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो मैं लिख देती हूँ, इसमें ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज है। कितना चार्ज है इसके ऊपर? ओवरऑल तो न्यूट्रल है, इसी को हम कहते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, तो ज्विटर आयन क्या है? वो है जिसके ऊपर बोथ होता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जो हमारा जो अमीनो एसिड्स होते हैं, ये हर मतलब कि किसी भी टाइप के सोल्यूशन में ज्विटर आयन बना सकते हैं। ठीक है, सो द pH एट विच अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन ज्विटर आयन इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, इसके बारे में लिख, जैसा कि मैं आपको कह रही थी कि जितने भी हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं, ये सारे के सारे ज्विटर आयन बनाएंगे बट एट डिफरेंट pH। ठीक है, अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट इन ज्विटर आयन form at the pH which is known as, जिस pH पे ये ज्विटर आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उस pH को कहते हैं
आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, क्या कहेंगे उसको? आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। ठीक है, तो ऑल अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म बट एट डिफरेंट पीएच। सारे अमीनो एसिड इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ऑल अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म, पर सबके लिए अलग अलग होगा ना, इन दिस फॉर्म एट डिफरेंट पीएच। ठीक है, आपको याद होगा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो अमीनो एसिड है ये एक मोनोमर है, तो ये दूसरे अमीनो एसिड से अटैच होगा और क्या बनाएगा, एक पेप्टाइड मतलब पॉलीमर बनाएगा, दैट इज प्रोटीन। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरा अमीनो एसिड 1 है, ये मेरा अमीनो एसिड 2 है, तो ये जिस बॉन्ड से एक दूसरे से कनेक्ट है ना, ये जो इनके बीच में जो ये रिश्ता है, इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। तो चलिए बनाते हैं। मान लीजिए मेरा कार्बन है, इसके ऊपर एक एल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन, एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक। ठीक है, ये मेरा एक अमीनो एसिड है और इसमें R1 लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा एक और मेरा अमीनो एसिड है, दिस इज कार्बन, R2, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्या हुआ कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, और रिएक्ट करने के बाद ये एज अ वाटर रिमूव हो जाएंगे रिएक्शन से। इनका क्या हो जाएगा? एज अ वाटर ही रिमूव हो जाएंगे। देखिए ये दोनों साथ आएंगे तो कैसे आएंगे? कार्बन, ठीक है, और ये हमारा बॉन्ड विद द अदर अमीनो एसिड, ये हमारा नाइट्रोजन है, इसके ऊपर हाइड्रोजन, कार्बन, R2 हाइड्रोजन, एंड दिस इज अगेन अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप देख रहे हैं कि ये जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बना है पानी के रिमूवल से, वाटर रिमूव हुआ तभी तो बना है ना। वाटर के रिमूव होने के बाद जो बॉन्ड बना है, इसी बॉन्ड को हम एक नया नाम देते हैं, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहेंगे इस बॉन्ड को? इस बॉन्ड को हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड आपका बनता है कंडेंसेशन से। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर, जिसकी वजह से एक बॉन्ड बन जाएगा। इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्यों? क्योंकि रिमूवल ऑफ वाटर हुआ है। ठीक है, इसके साथ क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल भी तो निकलेगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? दो अमीनो एसिड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमीनोस का हाइड्रोजन मिलकर पानी बना लेते हैं। पानी रिमूव हो जाएगा और एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। अगर आप इसकी डायरेक्शन देखें, अगर मैं इसके रिपीटेड यूनिट्स लगाऊं, देखो जैसे मान लो कि ये मेरा पहला अमीनो एसिड, ये सेकंड अमीनो एसिड, थर्ड अमीनो एसिड, फोर्थ अमीनो एसिड, तो जो पहला वाला अमीनो एसिड उसका आप देख रहे हैं, ये अमीनोस ग्रुप एक्सपोज्ड है, तो ये एन टर्मिनल हो गया, और लास्ट वाले का कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सपोज है, तो यहां पर हो गया सी टर्मिनल। तो इसकी डायरेक्शन कैसी है? एन टू सी। कैसी डायरेक्शन है? एन टूवर्ड सी। ठीक है, बिकॉज ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? एक्सपोज्ड अमीनोस ग्रुप से, और एंड हो रहा है एक्सपोज्ड कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देखते हैं प्रोटीन को। प्रोटीन क्या है? ये एक लार्ज साइज्ड मैक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, एक लार्ज साइज मैक्रोमोलिक्यूल है ये। ठीक है, अब क्या करता है ये मैक्रोमोलिक्यूल? ये मैक्रोमोलिक्यूल बना हुआ है एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड से। किससे बना है ये मैक्रोमोलिक्यूल बना है हैविंग वन और मोर पॉलीपेप्टाइड
ठीक है, अब बताओ भाई पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, तो एक के बाद एक नए वर्ड आ रहे हैं ना। तो अब देखते हैं पॉलीपेप्टाइड। देखिए भाई, पॉलीपेप्टाइड क्या है, ये कुछ नहीं है, ये एक पॉलीमर है। किसका? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। किसका पॉलीमर है ये? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। किससे जुड़ा है? लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये तो हमने पढ़ा ही था पिछली स्लाइड में, मैंने आपको बताया था ना। ये देखो, पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था ना कि दो अमीनो एसिड एक दूसरे से अटैच होते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस बॉन्ड नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। तो याद रखना है, ठीक है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स के नाम याद रखने हैं, लाइक रुबिस्को। अच्छा, रुबिस्को क्या है? बेटा रुबिस्को की फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ पहले। इसका आर यू वाला जो पार्ट है, तीन पार्ट दिख रहे होंगे आपको। तो पहले आर यू का पार्ट है राइब्यूलोज, फिर बिस फॉस्फेट, एंड लास्ट इज सीओ। सीओ का मतलब है कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, ये क्या है? ये एक मोस्ट अबंडेंट, ये है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। ठीक है ना, ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इन दिस होल बायोस्फीयर। याद रखना, ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इन दिस होल बायोस्फीयर। ठीक है, अब इसकी जगह अगर मैं मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन की बात करूं, तो वो हो जाएगा आपका कोलेजन। कोलेजन भी आपको याद रखना है। कोलेजन आपकी स्किन में प्रेजेंट होता है, जो आपकी झुर्रियां नहीं आने देता है, आपको एकदम बच्चों जैसी सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन देता है, नेल्स हेल्प करता है, लिगामेंट्स बनाता है, टेंडन बनाता है। ये क्या है? ये है हमारा मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन इन द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं चार स्टेप में आपका प्रोटीन बनेगा। ठीक है, पहला स्टेप है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से हमारा प्रोटीन बनेगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? जैसे मानो ये मेरा एक अमीनो एसिड है, ठीक है, इसने बॉन्ड बनाया दूसरे अमीनो एसिड के साथ, फिर तीसरे अमीनो एसिड के साथ। तो ये जो चेन बन रही है ना, वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर, दिस इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। इसमें कुछ नहीं हो रहा है, एक के बाद एक दूसरे अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? द सीक्वेंस इन विच अमीनो एसिड आर अरेन्ज्ड, जिस सीक्वेंस में अमीनो एसिड अरेंज है ना इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अ प्रोटीन, इसी को कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर इन अ पॉलीपेप्टाइड ऑफ अ प्रोटीन, इसी को कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बनवाया था स्ट्रक्चर। तो हमने क्या बनाया था, मैं एक वापस से पॉलीपेप्टाइड चेन बना रही हूँ। इसमें मेरे पास एक अमीनो एसिड है, ये मेरे पास कार्बन है, कार्बन के ऊपर ये मेरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और उसकी हेल्प से ही तो मेरा बॉन्ड बनेगा। तो ये मेरा COO, ठीक है, ये मेरा NH2 ग्रुप, ये मेरा R ग्रुप, और दिस इज हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये तो मेरा R1 है। ठीक है, और इसने हमारे बॉन्ड बनाया दूसरे अमीनो एसिड के साथ।
देखिए फिर दूसरा अमीनो एसिड आ जाएगा। ऐसे करके एक लॉन्ग चेन बन जाएगी बच्चों। और इस लॉन्ग चेन में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि लॉन्ग चेन स्टार्ट तो एन से हो रही है और एंड हो रही है कार्बोक्सिलिक से। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जो इसकी डायरेक्शन है पॉलीपेप्टाइड की, ये कैसी है? एन टू सी टर्मिनल है ना? जो हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, द फर्स्ट अमीनो एसिड the first amino acid is known as एन टर्मिनल। क्या कहेंगे इसको? एन टर्मिनल, क्योंकि वो अमीनो ग्रुप से स्टार्ट हो रहा है ना? और जो आखिरी वाला है उसे क्या बोलेंगे? सी टर्मिनल। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ, लास्ट अमीनो एसिड क्या कहलाएगा? इज सी टर्मिनल। ठीक है, तो इससे हमें पता क्या पड़ता है? हमें पता पड़ती है इंफॉर्मेशन की एक के बाद दूसरा कौन सा अमीनो एसिड आ रहा है। ठीक है, इन दिस चेन ऑफ अमीनो एसिड हमें क्या पता पड़ रहा है? अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन का पता पड़ रहा है। हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है? अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड। ये एक सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, और ये जो बॉन्ड बनता है दो अमीनो एसिड के बीच में, वो कौन सा होता है? वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो याद रखें। अब आते हैं इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पे। अब आप ये देख रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो कि सेकेंड लेवल है प्रोटीन के स्ट्रक्चर का। ठीक है, इसमें क्या है? बॉन्डिंग और बढ़ेगी। ठीक है, तो ये दो टाइप का होगा, एक होता है आपका अल्फा हीलिक्स और एक होता है आपका बीटा प्लीटेड शीट। अब देखिए अल्फा हीलिक्स में क्या होता है, यहाँ पे इंटरेक्शन होता है अमीनो एसिड्स का। मतलब कि ये मान लो मेरे पास एक चेन है अमीनो एसिड की, पर इसमें और बॉन्डिंग हो गई है, तो इसमें हीलिक्स बन गए हैं। दिख रहे हैं आपको? ये हीलिक्स बन चुके हैं। ठीक है ना? अब इसमें क्या होता है, ये मेरा मान लो कि अमीनो एसिड 1 है और ये मेरा अमीनो एसिड 4th है। ठीक है, तो इसके अंदर पहले और चौथे अमीनो एसिड के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसमें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ही आपको हीलिक्स दिख रहे होंगे। ठीक है, इसमें क्या होती है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फर्दर बॉन्डिंग हो रही है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे इसके अंदर। किनके बीच में? फर्स्ट और फोर्थ अमीनो एसिड के बीच में। किनके बीच में फॉर्म हो रहे हैं? अमीनो एसिड 1 एंड अमीनो एसिड 4th के बीच में हमारे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा? एक अल्फा हीलिक्स बनेगा। आपको हमेशा याद रखना है कि ये प्रोटीन्स में हमेशा राइट हैंडेड हीलिक्स बनेगा, कभी ऐसा मत बना देना, ये गलत है। ठीक है, कैसा मिलता है हमें? ये हमें मिलता है राइट हैंडेड हेलिक्स। राइट हैंडेड हेलिसेस यही मिलते हैं आपको। ठीक है, अगर इसका मैं एग्जाम्पल बोलूं तो आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना है, कैरेटिन। कैरेटिन प्रोटीन होता है ना लड़कियां, बालों में, दैट वन। ठीक है, इसका प्रोटीन का नाम याद रखना, कैरेटिन प्रोटीन। किसका एग्जाम्पल है? अल्फा हीलिक्स का। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने बीटा प्लीटेड शीट्स। इसमें क्या होगा? टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन है। जैसे मान लो कि मैंने ये चेन बनाई, ये एक चेन है मेरे पास, एक ये चेन है। ठीक है, ये दो चेन है। अब इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे इनमें भी। देख रहे हो? ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हैं, इनको हम क्या कहेंगे? बीटा प्लीटेड शीट्स। ठीक है, तो मेरे पास दो प्लेट्स हैं। ठीक है, ये पैरेलल है एक दूसरे के, आपको दिख रहे होंगे, और ये क्या करेंगी? एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करेंगी। ठीक है,
जब दो या एक या मतलब दो या दो से ज्यादा, ठीक है, टू और मोर पॉलीपेप्टाइड chains are held together by again what, by hydrogen bond, है ना? तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बीटा प्लीटेड शीट्स। ठीक है, याद रहेगा। अब इनका आपको एग्जाम्पल याद रखना है, फिब्रोइन। एग्जाम्पल याद रखना, फिब्रोइन। ठीक है, फिब्रोइन कहाँ मिलेगा? ये प्रोटीन है जो कि मिलता है सिल्क के अंदर, तो ये है प्रोटीन ऑफ सिल्क। सिल्क की साड़ियां बनती है ना मम्मी, वही वाला सिल्क। ठीक है, बीटा प्लीटेड शीट्स में क्या हो रहा है? यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन दे रखी है। अल्फा हीलिक्स क्या है? इट इज अ टाइटली कॉइल्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ट्विस्टिंग द पॉलीपेप्टाइड बैकबोन इनटू राइट हैंडेड हीलिक्स स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके बीच में बन रहा था? मैंने आपको बता ही दिया था, अमीनो एसिड, पहला अमीनो एसिड एंड द फोर्थ नंबर अमीनो एसिड। देन वी हैव बीटा प्लीटेड शीट्स जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहा है अगेन, पर आपसे पढ़िए, देखिए, टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉल्ड बीटा स्ट्रैंड्स रन अलोंग साइड, मतलब ये देखिए एक दूसरे के पैरेलली चल रहे हैं ना, ये एक दूसरे के पैरेलली रन कर रहे हैं ईच अदर एंड आर लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इनके बीच में कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दैट्स इट, कम ऑन लेट्स गो। वी हैव टर्शरी स्ट्रक्चर नाउ। व्हाट इज टर्शरी स्ट्रक्चर बच्चों? टर्शरी एक थर्ड फेज में आ गए, मैंने आपको बताया था फोर्थ लेवल है। पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, सेकंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया, थर्ड इज टर्शरी स्ट्रक्चर। इस स्टेज में आके आपका जो पॉलीपेप्टाइड होता है ना, ये फंक्शनल हो गया है, अब इसे हम यूज कर सकते हैं और भी अच्छे से, ये और अच्छे से एफिशिएंट हो चुके हैं। इसमें जो आपका प्रोटीन है वो 3D स्ट्रक्चर गेन कर लेता है। कैसा दिखेगा वो? एक 3D डायमेंशनल में आ चुका है, उसका 3D स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका है। याद रखना, क्वेश्चन आता है किस स्ट्रक्चर के अंदर 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता है? दैट इज टर्शरी स्ट्रक्चर। एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें फोल्ड आ चुके हैं। जैसे देखिए, मैं एक आपको सामने एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये है एक एन टर्मिनल और ये है इसका सी टर्मिनल फोर्स से। तो आपको दिख रहा है ये ऐसे ना, मम्मियाँ ठंड में कपड़े नहीं बुनती थी ऊन के, तो ये वुलन बॉल नहीं लग रही है आपको? तो इसका स्ट्रक्चर हम यही कहते हैं। कैसा है? ये एक हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जब इसे फोल्ड हो गई, इसकी फर्दर फोल्डिंग हो गई है। हमने पहले देखो, पहले हमने पेप्टाइड बॉन्ड बनाया, फिर हमने क्या बनाया, उसके अंदर फर्दर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, और अब इसमें और एक्सट्रीम फोल्डिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से इसमें पॉकेट्स बन जाती हैं। क्या बन जाती है बच्चों? इसमें पॉकेट्स बन जाएंगी। ऐसे पॉकेट दिख रहे हैं रेड कलर से मैं जो बना रही हूँ, तो मैं व्हाइट बनाती हूँ, देखो ऐसे पॉकेट्स बन जाएंगी इसमें। और इन पॉकेट्स को कहते हैं बेटा हम एक्टिव साइट। क्या कहेंगे? एक्टिव साइट, याद रखना है। अब क्या हुआ है? टर्शरी स्ट्रक्चर में आपके पास थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन गया है। कैसा है? ये हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, और ये अब क्या है? बायोलॉजिकल एक्टिविटीज करेगा प्रोटीन। ये प्रोटीन कैसा है? ये एक्टिविटीज दिखाएगा, अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज दिखाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एंजाइम्स। ठीक है ना? ये क्या करेंगे? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। इनके पास क्या होती है? एक्टिव साइट होती है। एक्टिव साइट क्यों बनी है? इसके अंदर जो फोल्डिंग हुई ना फर्दर, तो इसमें ना पॉकेट्स बन गई हैं। इन पॉकेट्स को कहते हैं एक्टिव साइट। क्या कहेंगे हम इन पॉकेट्स को? एक्टिव साइट। ठीक है, अब देखो ये जो इन फोल्डिंग हुई है, ये हुई कैसे है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले अब इससे पहले ये एग्जांपल देख लो, दैट इज मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन एक मसल के अंदर प्रोटीन है, और ये किसका एग्जाम्पल है? टर्शरी प्रोटीन का एग्जाम्पल है। ठीक है ना? अब देखिए फोल्डिंग कैसे हुई है, आप ये देख सकते हैं। इतनी टाइप की फोल्डिंग हुई है, किस किस टाइप का इंटरेक्शन हुआ है? अगर मैंने टर्शरी प्रोटीन बनाया है तो किस किस टाइप का इंटरेक्शन हुआ? पहला इंटरेक्शन तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही हुआ है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया बच्चों इसके अंदर। सेकेंड इंटरेक्शन क्या हुआ है? सेकेंड इंटरेक्शन हुआ है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या होता है? इसके अंदर जो आपकी कार्बन चेन्स होती है ना, वो एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगी, तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन आ गया। नेक्स्ट आ गया आपका वॉन्डरवॉल, आपने पढ़ा ही होगा वॉन्डरवॉल। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना वैंडरवॉल फोर्सेस, तो वो वाले इंटरेक्शन आ गए। थर्ड आपके आ जाएंगे बेटा डाइसल्फाइड बॉन्ड।
डाइसल्फाइड में क्या है? आपको याद है मैंने आपको अमीनो एसिड लिखवाया था मिथ्योनिन और सिस्टीन, तो उसके अंदर सल्फर ग्रुप था। अब ये दो सल्फर का जो ये बॉन्ड बन गया दैट इज डाइसल्फाइड ब्रिज। ठीक है, आयनिक बॉन्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी बॉन्ड आपको याद है उन सब का इंटरेक्शन यहाँ पे होगा, क्योंकि हमें अब और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना है। तो जब पॉलीपेप्टाइड के अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाएं, अलग अलग इंटरेक्शंस आ जाएं, तो वो क्या बना लेगा? एक टर्शरी स्ट्रक्चर बना लेगा। क्या बना लेगा वो? एक टर्शरी स्ट्रक्चर बना देगा। कौन से बॉन्ड आ गए? हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोफोबिक आ गया, वंडरवॉल आ गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आ गए, आयनिक आ गए। ये सारे टाइप के बॉन्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड है बच्चों। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इट्स अ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड्स आ गए, सारे टाइप के बॉन्ड्स आ गए हैं, और अभी कैसा बन गया है? एक टर्शरी स्ट्रक्चर ले लिया है। नेक्स्ट है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये है वो है। अब क्या हुआ? मान लो कि ये मेरे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक बेटा, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये मेरे पास तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, और ये मेरे पास चौथी पॉलीपेप्टाइड चेन है। चौथी पॉलीपेप्टाइड चेन है, देख रहे हो आप? तो ये चार पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बेटा मैं कहूंगी सब यूनिट। क्या कहूंगी? एक सब यूनिट कहूंगी। क्या कहूंगी? वन सब यूनिट। जब ये चारों सब यूनिट्स मिलकर आएंगी, एक साथ आ जाएंगी ये सब यूनिट्स, तो ये क्या बना देंगी? क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। तो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? क्वार्टनरी स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड व्हेन अ प्रोटीन हैज मोर देन वन सब यूनिट। जब उसके पास एक सब यूनिट क्या? एक पॉलीपेप्टाइड चेन, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स का जब इंटरेक्शन होगा तो वो क्या बना देगा? एक क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा वो? एक क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बना देगा, याद रखना है। तो ये जो आपके पास चार मैंने सब यूनिट्स बनाई हैं, अब ये चार सब यूनिट कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं? ये जो ईच पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, 1 2 3 4 जो मैंने बनाई है, रेड येलो ब्लू एंड पर्पल से, तो ये जो ईच पॉलीपेप्टाइड चेन है बेटा, ये एक सब यूनिट की तरह काम करेगा। राइट, तो मैं लिख देती हूँ, ईच पॉलीपेप्टाइड इज अ सब यूनिट। और ये कैसे हो सकती हैं? ये क्या तो बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर में हो सकती हैं, सेकेंडरी में हो सकती हैं, या टर्शरी में हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे और लिख देती हूँ, ईच हैज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो भाई क्या होता है। ये मेरी जो पहली ये मैं अब इसका एग्जांपल लिखवा रही हूँ आपको, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन बेटा, हीम तो आपका आयरन कंपाउंड है, और ये जो ग्लोबिन होता है दैट इज अ प्रोटीन, और ये चार सब यूनिट से मिलकर बना है। ठीक है, इसमें दो अल्फा सब यूनिट्स होती हैं और दो बीटा सब यूनिट्स होती हैं, याद रहेंगी। ठीक है, एक तो दो तो आपकी क्या है? अल्फा चेन्स, और दो क्या है? बीटा चेन्स। याद रखना है, हीमोग्लोबिन का क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है, इसमें दो हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, दो तो अल्फा चेन्स है और दो बीटा चेन्स है। मैं लिखवा देती हूँ, हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन है इसके अंदर टू अल्फा चेन्स है एंड टू बीटा चेन्स है। ठीक है, याद रहेगा, इसमें दो अल्फा चेन है, दो बीटा चेन है, और ये फोर हेलिकल पॉलीपेप्टाइड एक साथ आएंगी और एक क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बना देंगी। तो याद रखना, हीमोग्लोबिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये जो स्ट्रक्चर लिया ना, ये तो मैंने आपको कैसा स्ट्रक्चर बना के देखा, चार है ना, तो ये तो क्यूबिक टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, क्यूब बन गया ना एक तरह से। पर वैसे ये स्ट्रक्चर अलग अलग शेप्स में हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकता है, स्फीयर में भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, प्लेट लाइक भी हो सकता है, तो याद रखना। ठीक, ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। ठीक है, प्रोटीन प्लेज लॉट्स ऑफ फंक्शन इन योर बॉडी। ठीक है, अब वो देखते हैं वो फंक्शंस क्या हैं। पहला फंक्शन, पहले मैं ले रही हूँ एंजाइम्स को। एंजाइम्स, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आपकी बॉडी के क्या होते हैं? प्रोटीनेशियस होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस। ठीक है ना,
पर दो एक्सेप्शन है बेटा, 2 RNA बेस्ड एंजाइम होते हैं, ये आपको याद रखना है, 2 RNA बेस्ड होते हैं, ये एक्सेप्शन है। क्या नाम है उनका? पहले का नाम है राइबोजाइम और दूसरे का नाम है राइबोन्यूक्लियेज। ठीक है, ये दो एंजाइम हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, जो कि प्रोटीनेशियस नहीं है। अब बात आती है प्रोटीन करता क्या है। तो ये प्रोटीन एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। क्या है ये एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, जो क्या करता है, ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा बेटा। ये क्या करता है, ये रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा देता है। याद रहेगा, ये कोई भी ये आपके ना रेट को डिक्रीज नहीं करता है, ना इंक्रीज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एंजाइम जो है, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो है, ये स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को। क्या करेंगे, ये स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में हो रही हैं। चलो मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ समझाने के लिए। देखो मैं आपको बोल रही हूँ ना, एग्जाम्पल बताती हूँ कोई बहुत अच्छा सा, उससे अपन समझेंगे। देखिए, ये मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ये प्लस वाटर। ठीक है, इसने एक रिवर्सिबल रिएक्शन करी है और बनाया है H2CO3। ठीक है ना, ये जो मैं पहला केस ले रही हूँ ना बेटा, केस 1, इसके अंदर विदाउट एंजाइम है। ये जो रिएक्शन मैं करा रही हूँ कैसी है, विदाउट एंजाइम। ठीक है, ये क्या हुआ, H2CO3 बना, फिर ये वापस एक रिवर्सिबल रिएक्शन में गया जिसमें ये एक प्रोटॉन और HCO3 नेगेटिव बन गया। सेम सेम कलर हो गया ना। जस्ट अ मिनट, हम रेड से लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये तो हमारा ये जो H2CO3 बना है, ये क्या बना है, विदाउट एंजाइम की प्रेजेंस से बना है। तो पता है इसे कितने मॉलिक्यूल बने हैं, इसके बने हैं 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर। ठीक है, अगर मैं सेम रिएक्शन, ठीक है, क्या करूं, केस 2 लूं और उसमें मैं सेम रिएक्शन करूं बेटा, और किसकी प्रेजेंस में करूं, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसका मैं एक सेम रिएक्शन कर रही हूँ और अब एक एंजाइम ले रही हूँ, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। दिस Ca रिप्रेजेंट्स कार्बोनिक एनहाइड्रेस। Ca क्या है बच्चों, इट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो ये बना देगा वापस से H2CO3। तो पता है इस बार कितने H2CO3 बनेंगे, इस बार बनेंगे 6 लाख पर सेकेंड। कितने मॉलिक्यूल बने, 6 लाख पर सेकेंड। आप देख रहे हो डिफरेंस, एक में 200 एक घंटे में, इसमें 6 लाख पर सेकेंड। बस मैंने क्या किया है, बस एक एंजाइम यूज किया है, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और कितने का फर्क आ रहा है, मतलब 10 मिलियन टाइम्स बढ़ गई। आप देख रहे हैं, रिएक्शन रेट इंक्रीज हुई, एक्सेलरेट हो गई बाय 10,000 टाइम्स, और सॉरी नॉट 10,000, 10 मिलियन टाइम्स, राइट। और ये ना जो कैटेलिस्ट है, ये अनयूज्ड रहता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या रहेगा, अनयूज्ड रहेगा आफ्टर एंड ऑफ दिस रिएक्शन। अनयूज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, ये यूज थोड़ी होता है। तो मतलब रिएक्शन देखिए कितना एक्सेलरेट कर गई, कितना एक्सेलरेट कर गई, 10 मिलियंस। इनके बीच में डिफरेंस क्या है, एक्सीलरेटेड बाय 10 मिलियन टाइम्स। है ना इंक्रीज। तो इसका मतलब कि एक एंजाइम की वजह से तो बड़ी अच्छी हो गई, हमारा तो काम इजी हो गया, राइट। नेक्स्ट है बेटा आपका 5th नंबर, दैट इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। है ना, देखो भाई क्या होता है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपने पढ़ा भी होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बेटा प्रेजेंट होते हैं कुछ प्रोटीन, जो कि क्या कराएंगे, ट्रांसपोर्ट कराएंगे। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, सेल के अंदर बाहर सामान को भेजने का काम करते हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को हम एक और नाम से जानते हैं, डेट इज कैरियर प्रोटीन। क्या बोलते हैं हम इन्हें, कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये क्या है, ये प्रोटीन है जो कि सेल मेम्ब्रेन में होंगे फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल
ठीक है, लिख लो नंबर ऑफ कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट ऑन दी सेल मेम्ब्रेन, प्रेजेंट इन दी होगा, अंदर है ना, प्रेजेंट इन दी सेल मेम्ब्रेन, है ना। इनका काम क्या है? इनका काम है ट्रांसपोर्ट करना, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स, अंदर बाहर सामान ले जाएंगे। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है बच्चों, दैट इज ग्लूट 4। देखिए ग्लूट 4 जो है बेटा, इसमें जो GLU होता है, ये वाला पार्ट, इसका मतलब है ग्लूकोज, और टी का मतलब है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ये अलग अलग होते हैं। मतलब ग्लूट 2 भी होता है, 3 भी होता है। आपको ग्लूट 4 मैं लिखवा रही हूँ, यही है हमारे पास ग्लूट 4। इसका काम क्या है? ये कैरी करता है प्रोटीन को और इनेबल करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को इनटू द सेल। ठीक है ना, इसका काम क्या है? ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करना इनटू द सेल। याद रखना है आपको, इसका काम क्या है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन द सेल। और कोई एग्जांपल आप सोच पा रहे हैं? और कोई एग्जांपल आपको याद आ रहा है? याद है मैंने आपको हीमोग्लोबिन लिखवाया था। हीमोग्लोबिन बेटा, उसका काम भी तो यही है, ऑक्सीजन को कैरी करना। भूल गए? वो भी तो एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। हैं? उसका काम भी तो क्या है? वो भी तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो लिखो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये आरबीसी में प्रेजेंट होगा, ट्रांसपोर्ट करेगा क्या? ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट गैसेस, राइट, ऑक्सीजन टू लंग्स। और क्या करता है? टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, याद रखना। 6 आपको याद रखना है बच्चों, कोलेजन। अब होता है लोग कोलेजन लेते हैं फॉर बेटर स्किन क्वालिटी, गुड हेयर, गुड नेल्स, बोन हेल्थ के लिए। कोलेजन एक आपका मतलब प्रोटीन है, मेन प्रोटीन है। मैं आपको बताया था मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल्स में, राइट, इन द वर्ल्ड इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। इसका काम क्या है? कोलेजन इज द मेन प्रोटीन इन कनेक्टिव टिश्यू। कहाँ पे मिलेगा ये? मेन प्रोटीन है बेटा कनेक्टिव टिश्यू में। द मेन प्रोटीन इन कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू पता है ना क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज विच कनेक्ट्स, इन शॉर्ट, राइट, ब्लड है, बोन्स हैं, टेंडन्स हैं, कार्टिलेज है, ये सब क्या है? आपके कनेक्टिव टिश्यूज हैं। तो ये उधर प्रेजेंट होगा उनके अंदर। ठीक है, इट इज वन ऑफ द लॉन्ग फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रोटीन। ठीक है ना। ठीक है, ये कहाँ का प्रेजेंट होता है बच्चों? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कहाँ प्रेजेंट होगा। कार्टिलेज में, लिगामेंट में। आप अगर विटामिन सी लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में अच्छे से बनता रहता है। इसे खाया करो फॉर गुड हेल्थ, फॉर गुड स्किन, राइट, फॉर गुड बोन्स एंड टीथ। ठीक है ना। और ये मोस्ट अबंडेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक, चलो अब कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, विच ऑफ दिस फॉलोइंग अमीनो एसिड इज बेसिक इन नेचर। कौन सा अमीनो एसिड बेसिक इन नेचर है? आपको याद है मैंने आपको बताए थे बेसिक अमीनो एसिड्स कौन से थे? पहला था आपका लाइसीन, दूसरा आर्जिनिन, और थर्ड था आपका हिस्टिडीन, राइट। तो कौन सा एग्जाम्पल दिख रहा है आपको यहाँ पे? आई थिंक लाइसिन इज द करेक्ट आंसर, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This question says which of the following structure of protein is absolutely necessary for the many biological activities of protein? ठीक है,
बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है? आई थिंक इट्स टर्शरी। मैंने आपको बताया था जब वो 3D स्ट्रक्चर अटेन करता है, वुलन स्ट्रक्चर याद है, हॉलो वुलन लाइक स्ट्रक्चर, वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर, उस टाइम पे ये एक्टिवेटेड होता है। इसके पास क्या बन जाती है? इसके पास पॉकेट सर्विसेज बन जाती हैं, दैट इज नोन एज एक्टिव साइट। ठीक है। और ये क्या कर सकता है? ये बहुत एफिशिएंटली कई सारी रिएक्शंस को, एक्टिविटीज को प्रोसीड कर सकता है। ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आई हो और आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।